Hello guys, this is your accounts lecture with Manayaba Commerce Center. So guys, हमने अपने हमारे 2 बुक्स जो थी पार्ट ए एंड पार्ट वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड रिकवर कर चुके हैं. अब बात करते हैं हम पार्ट 2 की, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले आपको चैप्टर करा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, कंपैरेटिव स्टेटमेंट. क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरेटिव स्टेटमेंट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? यू नो वेरी वेल दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट +1 में आप लोगों ने पढ़ा था. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 पॉइंट आते हैं हमारे. फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड आता है P&L अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट. दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फिगर फॉर 2 or more years, 2 या 2 से ज़्यादा सालों के लिए प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फैसिलिटेट कंपैरिजन. प्लेस्ड साइड बाय साइड का मतलब होता है एक जगह यहाँ पे एक जगह यहाँ, ठीक है. साइड बाय साइड टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, ठीक है. मतलब 1 या 2 से ज़्यादा सालों का जब हम कंपैरिजन की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करवा दी जाती है तो उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम बोलते हैं. किनकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. किनकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हम मोस्टली क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को P&L अकाउंट में ही शामिल कर देते हैं, ठीक है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने आए? 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 2 और मोर ईयर, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहें या फिर इनको फिगर कहें, इनकी 2 और मोर ईयर्स की एज ए कंपैरिजन शो करना, ठीक है, एज ए फैसिलिटेट टू कंपैरिजन कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है. कि इनके जो फिगर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो अकाउंट है, 2 या 2 से ज़्यादा सालों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको कहेंगे. और वो भी साइड बाय साइड दिखाता है आपको कंपैरिजन करके. देखिएगा जैसे ये 2016, सपोज कीजिएगा 2016 के डाटा यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर 2016 के डाटा गिवन, तो साइड बाय साइड कंपैरिजन, ठीक है. क्या कहेंगे उसको? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या कहेंगे? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है. कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है. सेम एज इट इज. जैसे यहाँ पर मैंने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बना के दिया है यहाँ पर, तो कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का अलग फॉर्मेट है, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस का अलग फॉर्मेट है. बैलेंस शीट से रिलेटेड भी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं आपके, या फिर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. दोनों का एक प्रॉपर फॉर्मेट गिवन है, ठीक है. प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने काम करना है. तो कंपैरेटिव जो करते हैं वो बैलेंस शीट में, सबसे पहले हम बैलेंस शीट के अंदर कंपैरिजन करते हैं. बैलेंस शीट में देखिएगा होता क्या है. पहले बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, हमने बैलेंस शीट बनाई है ना +1 में. तो बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटीज एंड एसेट्स, लायबिलिटीज और एसेट्स होती हैं. तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जो हमारी बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज हैं उनका 1 ईयर या 2 ईयर का एक तरीके से कंपैरिजन करना, या फिर उनको परसेंटेज लास्ट में परसेंटेज फॉर्म में शो करना, ठीक है. परसेंटेज भी दिखाना कि उस साल का इतना परसेंटेज है, उस साल का इतना परसेंटेज है, दोनों का कंपैरिजन करना, ठीक है. चाहे वो लायबिलिटी से रिलेटेड हो चाहे एसेट से रिलेटेड हो. समझ में आ रही बात? या जो एसेट्स एंड लायबिलिटी में जितने भी डाटाज आते हैं उनका कंपैरिजन करना कि 2016 में वो एब्सोल्यूट डाटा कितने थे और 2017 में वो एब्सोल्यूट डाटा कितने हैं. या 16-17 मैंने अज्यूमेबल ईयर लिए हैं, कोई फिक्स नहीं है. या तो हम सिर्फ और सिर्फ फिगर्स, डाटाज का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है. एट लास्ट में हम उनका परसेंटेज कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है. परसेंटेज कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है.
तो दिया गया आपका कि टेक्निक्स एंड प्रेजेंटेटिव कंपैरेटिव स्टेटमेंट, देखिएगा कि टू शो द एब्सोल्यूट डाटा इन रुपीज अमाउंट ओनली। तो इस कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि वो डाटा जो हमने रुपीज के अंदर लिखे हैं, ठीक है, हम उनका कंपैरिजन यहाँ पर करते हैं रुपीज के अंदर कि देखिएगा रेवेन्यू इतना है, आज बिल्डिंग इतनी है, ठीक है, रुपीज के अंदर कंपैरिजन कि वो 25,000 का था 2016 में, जैसे बिल्डिंग का कंपैरिजन करते हैं कि बिल्डिंग की बात करते हैं ये 2016 और ये 2017, यहाँ पर थी 25,000 की और यहाँ हो गई 30,000 की, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं, वो भी मनी के अंदर, जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं उनका कंपैरिजन। अगला है टू शो द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन एब्सोल्यूट डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज लास्ट में कॉलम बनाया मैंने परसेंटेज का, परसेंटेज फॉर्म में उनको इंक्रीज हो गए या फिर डिक्रीज हो गए। एक तरीके से हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज हमने फॉर्मूला वहाँ पर लिखा है, अभी डिस्कस करेंगे, हम फॉर्मेट को डिस्कस नहीं किया है कि परसेंटेज निकाल कर कि 2015 में रेवेन्यू इतने परसेंटेज था और 2016 में रेवेन्यू इतने परसेंटेज था, और परसेंटेज का कंपैरिजन भी हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि टू यूज ऑफ कॉम्युलेटिव फिगर्स एंड एवरेज। कॉम्युलेटिव फिगर्स और एवरेज का ही हम मोस्टली यहाँ पर यूज करते हैं, एक तरीके से एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, सपोज कीजिए पिछले 5 ईयर का डाटा हमारे पास गिवन है, तो पिछले 5 ईयर के जो भी डाटा गिवन थे ऐड कर लेंगे सबको, और नीचे हम 5 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं जिनकी हेल्प से हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट को रिकवर करें, ठीक है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम करते क्यों हैं, देखिएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम क्यों करते हैं, एक रीज़न ये भी तो है कि जो डाटा हमें उनका कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की ज़रूरत क्यों होती है, कि जो एब्सोल्यूट डाटा एंड फिगर जो गिवन है उनको अंडरस्टैंडेबल बनाना, कि मतलब वो क्लियरली हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। वैसे तो रेवेन्यू अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस की या फिर रेवेन्यू की या बोरोइंग्स की, किसी की भी बात करते हैं तो 2016 में कितने हैं, 17 में कितने हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डाटा का कंपैरिजन इसलिए करते हैं, इसलिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं, इसलिए कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ताकि हम उनको डाटाज को, फिगर को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिख सकें, ताकि हम उनको अच्छे से समझ सकें और वो ईजी हो जाए हमारे लिए। समझ में आ गया। एक तरीके से उनको शॉर्ट करने के लिए हम उनको परसेंटेज फॉर्म में भी लिख देते हैं, क्योंकि फिगर्स मोस्टली याद करना मुश्किल होता है कि 2016 में जैसे शेयर कैपिटल थी 1 लाख और 17 में थी 2 लाख, तो ये फिगर्स को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उनको परसेंटेज फॉर्म में भी लिख करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन मोटिव है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने का, वो मेन मोटिव क्या है कि जो डाटा है, जो फिगर हैं, उनको हम क्लियर और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाते हैं, ताकि वो इजीली हमें समझ में भी आ जाए, ठीक है, और साफ उनका मतलब भी समझ में आ जाए, चाहे वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, चाहे वो परसेंटेज फॉर्म में हो, चाहे फिर हम उनका कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। कंपैरेटिव बनाने का मतलब ये होता है कि एक साल का दूसरे साल के साथ कंपैरिजन भी करना, डाटाज का, उन फिगर्स का कंपैरिजन भी इजीली कर सकती हैं। जैसा मैंने आपको बताया परसेंटेज भी इजीली हम कैलकुलेट करके और कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक पॉइंट आता है कि हमारी जो कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो वो कैसी है, और उस फाइनेंशियल पोजीशन के बेस के ऊपर हम फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन भी ले सकते हैं। समझ में आ रही बात कि फाइनेंशियल कंपैरिजन स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, एक तो उनको डाटाज को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। वो हम कैसे लेंगे, क्योंकि ये कंपैरेटिव बनाने से हमें पता चल जाएगा पिछले साल हमें ज़्यादा मुनाफा था या इस साल ज़्यादा मुनाफा है, ठीक है। तो उसी के बेस के ऊपर, उसी इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर हम फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है। टू फाइंड आउट द ट्रेंड्स ऑफ द बिजनेस का भी पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है, देखिएगा कि पिछले साल रेवेन्यू था 2 लाख रुपीज़,
इस साल रेवेन्यू है 5 लाख रुपीस, ठीक है। तो दोनों सालों का कंपैरिजन क्या, पिछले साल रेवेन्यू कम था, इस साल रेवेन्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस का ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब प्रॉफिट इंक्रीजिंग वाली साइड में जा रहा है या फिर डिक्रीजिंग वाली साइड में जा रहा है, द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट ऐसे जिससे हमें ये पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों करते हैं या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मीनिंग बताया किसका, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फिर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। फिर ऐसे कौन से टेक्निक्स है, और कंपैरेटिव के अंदर कौन से आते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों आते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट की क्या टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम उनको तैयार कर सकें, ये सब हो गया डिस्कस। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। प्रॉपर फॉर्मेट गिवन है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सोल्व करने। फॉर्मेट देख लेते हैं, देख लीजिएगा। इसमें कॉलम नंबर फर्स्ट, जो कॉलम नंबर फर्स्ट है वो है पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर सब जानते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, तो लायबिलिटी होती हैं और एसेट्स होती हैं। देखिएगा अब तक हमने जो बैलेंस शीट बनाई है +1 के हिसाब से या फिर पार्टनरशिप के अंदर जो बैलेंस शीट हमने बनाई है वो बैलेंस शीट हमने टी टाइप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाई है। इस तरीके से हमने बैलेंस शीट बनाई है टी टाइप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि यहाँ लायबिलिटी एसेट्स, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो इस फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। मतलब अपर साइड हमारी लायबिलिटीज़ होंगी और जब हम लायबिलिटीज़ का टोटल कर देंगे उसके बाद में सारी की सारी एसेट्स शुरू होंगी। चलिए देख लेते हैं कितने कॉलम होते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर। फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर का, जहाँ पर हमने सारी लायबिलिटी और नीचे हमने एसेट्स को लिखना है। सेकेंड कॉलम है हमारा ईयर, दैट मीन्स हमारा प्रीवियस ईयर। थर्ड कॉलम है जिसका हमने बी का नाम दिया है करंट ईयर, ठीक है। फोर्थ जो कॉलम है हमारा, फोर्थ जो कॉलम है उसका हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं किसका, पिछले साल, इस करंट ईयर का पिछले साल प्रीवियस ईयर से माइनस करके कॉलम आ गया सी, ठीक है। ये हमने ए का नाम दिया था, इसको हमने प्रीवियस ईयर को ए नाम दिया था हमने, करंट ईयर को बी नाम दिया था हमने। जो नेक्स्ट कॉलम जो आएगा उसमें हमने बी माइनस सी इजिकल टू सी, दैट मीन्स हमने सी कैलकुलेट यहाँ पर कर लिया। ये सब हमने क्यों किया, कंपैरिजन तुम दोनों का यहाँ पर कर सकते थे। इस कॉलम की ज़रूरत क्या थी, परसेंटेज फाइंड आउट, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे डी मतलब परसेंटेज। कैसे निकालोगे, सी डिवाइडेड बाई ए। देखो साफ साफ लिखा है कि सी डिवाइडेड बाई ए मल्टीपल बाई 100 इजिकल टू डी, दैट मीन्स परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉलम समझ में आए, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम प्रीवियस ईयर, थर्ड कॉलम करंट ईयर, फोर्थ कॉलम करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से माइनस करना, सी कॉलम निकालना, ठीक है, सी पॉइंट निकालना। और डी वाले में लास्ट वाला जो कॉलम है वो है डी, मतलब टोटल मिलाकर के 5 कॉलम होंगे हमारे, ठीक है। डी कैसे निकलेगा, परसेंटेज, सी डिवाइडेड बाई ए मल्टीपल बाई 100। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी लायबिलिटीज आएंगी यहाँ पे, ठीक है। लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी भी और नॉन करंट लायबिलिटी भी, शेयर कैपिटल भी, रिजर्व एंड सरप्लस, सारी की सारी लायबिलिटीज को हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट मेन हेडिंग आती है हमारी, फर्स्ट जो मेन हेडिंग आई है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटी। फर्स्ट मेन हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, इक्विटी शेयर्स वाला पैसा, समझ में आ रही बात। तो शेयर कैपिटल वाला पैसा, रिजर्व एंड सरप्लस वाला पैसा किस हेड के अंदर आते हैं, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये शेयर कैपिटल आपको गिवन होगी कि 16 में कितनी थी, 17 में कितनी थी, दोनों को माइनस कर देंगे या परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। सेम एज इट इज रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको गिवन होगा कि इस साल, पिछले साल कितना, इस साल कितना, माइनस करके इस तरीके से। ये क्या होगी हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी की, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, जो 1 साल से ज़्यादा की लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, ये दोनों हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, मतलब लंबे टाइम के लिए जो लायबिलिटीज होती हैं वो। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी की, जो विद इन 1 ईयर जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मनी के अंदर या फिर पेमेंट कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी जैसे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स,
और अदर करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स के अंदर आते हैं क्रेडिटर्स। देखो ट्रेड पेबल्स के अंदर आएंगे हमारे, ट्रेड पेबल्स एक ही नाम दे दिया, ट्रेड पेबल के अंदर आएंगे क्रेडिटर्स और डीपी, इन दोनों को मिला लेते तो क्या बन जाता है, ट्रेड पेबल। ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कम टाइम के लिए उधार, जो 1 साल तक के लिए उधार लिया है, 1 साल से कम तक का प्रोविजन है। ठीक है, ये सारी लायबिलिटी पार्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है। एट लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल मतलब इस वाले कॉलम का कितना टोटल आएगा, इस वाले कॉलम का कितना, मतलब पांचों के पांचों का हम क्या कर लेंगे यहाँ पर टोटल। ठीक है, टोटल हमने फर्स्ट वाले कॉलम का किया, सेकंड वाले का किया, फिर इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ हमने उसका परसेंटेज निकाल दिया। क्लियर हो गया, लायबिलिटी पार्ट खत्म। ऐसे ही नीचे मैंने एसेट्स स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, ऐसे ही हम एसेट्स को लिखें। एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। यू नो वेरी वेल दैट करंट एसेट्स कौन सी होती है, करंट एसेट्स आएंगी और आपकी नॉन करंट एसेट्स आएंगी। ठीक है, जो भी गिवन हो लिख देना। करंट एंड नॉन करंट पता है आपको कि करंट कौन सी होती है, नॉन करंट कौन सी होती है, फिक्स एसेट्स। नॉन करंट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं, जो लंबे टाइम के लिए जिनको हम यूज़ करते हैं। करंट एसेट्स जैसे बीआर हो गए, डेटर्स हो गए, ठीक है, ये एक तरीके से प्रीपेड हो गया, तो ये सब हमारी करंट एसेट्स के अंदर, ये प्रॉपर फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट के टेक्निक्स कि किस तरीके से हम बैलेंस शीट को बनाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।